अस्सलामुअलैकुम के इसके नावल पे आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है दिल इससे चाहे। नावल की राइटर हैं इकबाल बानो। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। आपने कभी किसी से नफ़रत की है? नहीं, मगर मैंने की है और रज के की है। जी हाँ, मैंने सोनी से नफ़रत की और बेतहाशा की। न जाने मुझे वो क्यों बुरी लगती थी जो मैं इससे नफ़रत करता था, या फिर वो इसी काबिल थी। अब्बा जी और अम्मा की तो वो लाडली थी। वो दोनों जी जान से इसे चाहते और मैं दिलो जान से इससे नफ़रत करता था। पता नहीं वो क्यों मेरी मोहब्बतों में हिस्सा बांटने के लिए चली आई थी। मैं जो 3 बहनों का इकलौता भाई था, नंबरदार असगर अली का अकेला वारिस, इसकी सारी मोहब्बतों का हकदार। इन मोहब्बतों में से सोनी भी अपना हिस्सा बटाने आ गई थी। अब्बा जी कहते मेरी दिल वाली बहन के जिगर का टोटा है सोनी। अम्मा जी कहती मेरी बहश्ती भाई की एको एक निशानी है, और मेरे लिए वो जान का वबाल थी। सुबह स्कूल जाते हुए वो मेरे सामने आ जाती तो लगता जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई हो, जबकि वो सुर्ख व सफ़ेद थी और मेरा सारा दिन ही बुरा गुजरता। उस्तादों से डांट पड़ जाती या फिर दोस्तों से झगड़ा हो जाता। अगर ऐसा ना होता तो अब्बा जी से ही डांट पड़ जाती। सोहिनी के आने से पहले कभी ऐसा ना हुआ था कि अब्बा जी और मुझे कुछ कह दें। यह नामुमकिनात में से था, और अब ज़रा सी भूल चूक भी वो बर्दाश्त ना करते। उस रोज़ मैं अब्बा जी की दवाई लाना भूल गया। दवाई भी क्या थी, ज़ुकाम था और गले में खराश थी। सोनी ने ही बताया, मामा जी शरबत दूध से आप पी लें, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुल्तान जा रहा था अपने इंटर के इम्तहानों की फ़ीस जमा कराने, तो अब्बा जी ने मुझे कहा मेरी दवा ज़रूर लेते आना। बेहतर, मैंने कहा। और शाम को जब मैं खप खपा कर घर आया तो दवाई लेनी याद ही ना रही थी। अब्बा जी ने आते ही पूछा था मेरी दवा लाए? अब्बा जी के पूछने पर मुझे याद आया, ओ अब्बा जी भूल गया, सॉरी। मैंने कहा मुझे पता था वो कहेंगे खैर है, कोई बात नहीं, मंगवा लेंगे। लो, ये भी कोई भूलने की चीज़ थी। बाप बीमार है और दवा भूल गया है पुत्र। सोहिनी ने नखुद से कहा, हाँ ये तो भूलने की शैना थी। तुझे हमारी परवाह कब है? तू तो चाहता है बाप कल का मरदा आज मर जाए। ये औलाद है बख्ता, देख ले पुत्र के लक्षण। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कल को ये मेरा दावा दारू करे। अब्बा जी ने अब अम्मा को भी शामिल कर लिया था, जो मुझे कड़े तेवरों से देख रही थी। अम्मा वो, मैंने कहना चाहा मगर सोनी मेरी बात काट कर बोली, हाँ ठीक तो कह रहे हैं मामा जी। अम्मा भी गरज कर बोली, तुझे हया नहीं आई? तेरे बाप का गला ख़राब है, इधर से ज़ुकाम भी है, आजकल काम के दिन हैं। ठीक होगी, सेहत तो जाएगा, मगर तुझे तो शहर जाकर मौज मेलों से ही फुर्सत नहीं मिली। अम्मा आज आखिरी तारीख थी और 3 बजे फ़ीस जमा हुई मेरी। मैं वहाँ से सीधा लारी अड्डे आया और आखिरी बस पकड़ कर यहाँ अब पहुँचा हूँ। देख तो ईशा की अज़ानें होने वाली हैं। मैंने तो रोटी भी नहीं खाई दोपहर की। मैंने अम्मा से कहा, मुझे पता था मेरी भूख का सुनकर मेरी माँ तड़प उठेगी, मगर नहीं जी। वो बोली, एहसान नहीं किया, भूजे जेब में पैसे थे, खा लेता। पुप्पो जी भला ये खाए बगैर रह सकता है? एमी मजलूम बन रहा है। सोनी ने देखा कि अम्मा के चेहरे पर नरमी के आसार पैदा हो रहे थे तो खट से बोली, मैंने तिल मिलाकर इसे देखा। भूख तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अब एमी हमदर्दियाँ लेने के लिए बहाना कर दिया कि भूखा हूँ। सोनी ने मेरी आंखों के सामने हाथ नचाए। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? मैंने कड़े तेवरों से इसे देखा। कोई होगी तो कह रहे हो? वो उठकर बोली, ओ ताबा ले आ भाई वास्ते रोटी। अम्मा ने मेरी बहन को आवाज़ देकर कहा, नहीं खानी मैंने रोटी। देखा पुप्पो जी? सोनी अब्बा के पास चारपाई पर ही जा बैठी। देखा मामा जी, सारा दिन का बंदा भूखा हो तो रोटी पर गिद्ध की तरह चपड़ता है, और ये कह रहा है नहीं खानी। मैंने गलत तो नहीं कहा मामा जी? 5 मिनट रोटी पकने को देर हो जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेता है। और तू सही कह रही है पुत्र, ये है ही ना खलफ। अब्बा जी ने इसका सर तपतपाते हुए कहा तो मैं पाँव पटकता हुआ अंदर कमरे में चला आया। थोड़ी देर बाद ताबा ट्रे में रोटी सालन रखे आ गई। भा खा ले रोटी। ले रोटी से क्या रोसना? नाराज़ी। इसने मेरी किताबें हटाकर मेज़ पर ट्रे रख दी। चल मेरा वीर, शाबाश, ताबा ने प्यार से कहा। आखिर ये सोनी कब जाएगी? ले सोनी ने अब कहाँ जाना है? यहीं रहेगी, ताबा ने कहा। क्यों? निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। माँ प्यो मर गए तो यहीं रहना है ना? दाँत के भी ददियाल वाले सारे मर गए हैं। मुझे गुस्सा आ गया। खुदा ना करे हमारे मामे सलामत रहें। खैर है तुझे? ताबा तड़प कर बोली तो मुझे भी एहसास हुआ मैं गलत बोल गया हूँ। वाकई मेरी ननियाल सोनी के ददियाल वाले थे। मेरी माँ और पुप्पो सुघरा के वरते सटे की शादी थी, यानी पुप्पो सुघरा मेरे मामू करमदाद को ब्याही थी, जिनकी ये सोनी औलाद थी। जबकि मेरी माँ की शादी पुप्पो सुघरा के भाई असगर अली यानी मेरे वालिद से हुई थी। 7 माह कबल एक शादी से आते हुए चीचावतनी के करीब इनका एक्सीडेंट हो गया था और दोनों मियाँ बीवी मौके पर हलाक हो गए थे। जबकि मेरी नानी और मेरे कज़न बिलाल ने अस्पताल जाकर दम तोड़ा था। पहले तो सोनिया और सोनी 5 माह तक अपने ददियाल ही में रही, और फिर बाद में मेरा अब्बा इसे लेकर आया कि वो अब्बा जी के वटे वाली बहन की बेटी थी,
और ज़्यादा हक अब्बा का बनता था कि इसकी परवरिश करे। और यूं भी मामा करमदाद जिसके पास वो रहती थी अपनी ज़मीन बेचकर लाहौर शिफ्ट हो गए थे। वहाँ इन्होंने पावर लूम्स लगाई थी। अब्बा जी सोनी को जिस रोज़ लेकर आए थे, अम्मा जी को उस रोज़ भाई, नानी, भतीजा और भावज फिर से याद आ गए और सोनी को गले लगाकर इसने वो बैन किए कि क्या मरने वाले दिन किए होंगे। मेरी बड़ी बहनों ताबा और जनता ने भी सोनी को हाथों हाथ लिया था और मुझसे छोटी हलीमा से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मगर पता नहीं क्यों मुझे वो पहली नज़र में ही अच्छी ना लगी थी। छोटे से कद के सुर्ख और सफ़ेद रंग वाली दुबली पतली सी सोनिया करमदाद। अब्बा और अम्मा इसे देख देख कर जीते। अम्मा इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाती। अब्बा बाहर से आता तो आते ही पूछता सोनी कहाँ है, और वो कहीं ना कहीं से निकल आती, मैं यहाँ हूँ मामा जी। और अब्बा निहाल हो जाता, इसे लिपटाकर चूम लेता, फिर जो लिफाफा लाया होता इसके हवाले कर देता और वो लिफाफा अम्मा को दे देती जो सबको चीज़ बांट कर देती थी। ये और बात के सोनी का हिस्सा ज़्यादा होता। इससे कबल जो भी चीज़ मिठाई फ्रूट घर आता था मुझे हिस्से से भी ज़्यादा मिलता था। मगर अब मेरी जगह सोनी ने ले ली थी। अपनी कदर कम और सोनी की ज़्यादा होने पर मेरे अंदर इसके लिए कदूरत पैदा होना शुरू हो गई। और ये लाजमी अमर है, जब लोग आपको चाहें और बाद में आपको इग्नोर करके किसी दूसरे को इसी तरह चाहने लगें तो दिल की दुनिया उलट पुलट तो हो ही जाती है। जैसे जैसे अम्मा अब्बा सोनी को ज़्यादा चाहते इतना ही मुझे वो बुरी लगती। कभी तो जी चाहता इसका गला दबा दूँ। एक तो इसका मुंह हर वक्त चलता ही रहता। कभी कचर कचर कच्ची अम्बियाँ केरियाँ बगैर नमक लगाए दांतों से काट कर खा रही होती। कभी कच्चे अमरूद करच करच करती। हत्ता के खट्टे आड़ू भी अध पके खा लेती। मुझे इसकी ये हर वक्त हरदम खाने की आदत जानवरों जैसी लगती कि भैंस गाय के आगे भी आप जब चारा डालें तो खाना शुरू कर देती है, वरना खाली मुंह ही चलाती है, जैसे हम उगाली करना कहते हैं। मुझे यकीन था कि अगर सोनी को कुछ खाने को ना मिलता तो वो यकीनन खाली मुंह चलाती रहती, यानी भैंसों की तरह उगाली करती। घर में जामन का बड़ा सा दरख्त था, स्याह शहतूत और डाली के दरख्त भी थे, जिनकी छाँव बहुत घनेरी थी और गर्मियों में वही अम्मा और बहनें चारपाई डालकर बैठती थीं। घर के कामों से फारिग होकर बहनें तो कढ़ाई क्रोशिया करती, यानी अपने जहेज की चीज़ें तैयार करती और थक कर वहीं सो रहती, जबकि अम्मा इस छाँव तले कभी सवैयाँ बटती तो कभी अचार डालती नजर आती। और सोनी के आने के बाद जब पहली गर्मियाँ आईं तो अब्बा से कहकर इसने टाइली पर पिंग झूला डलवाया। बहुत मोटे रस्से का झूला अब्बा ने डाल दिया था। गांव से सारी लड़कियां हमारी हवेली में आ जाती कि तकरीबन सब सोनी के हम उम्र लड़कियां इसकी सहेलियां थीं। पाजेबों की छन छन, रंगीन परांदों में पड़े घुंघरुओं की छनकारें और फिर लड़कियों के नकरी कहके, लगता जैसे इमलतास की फलियां बज उठी हों। अम्मा जी कभी लड़कियों को लस्सी ठंडी करके देती तो कभी ताबा और जनता इनके लिए मसाले वाली रोटियां तनूर पर लगा रही होती। फिर वो गर्मा गर्म रोटियों को मक्खन से चपट कर सोनी की सहेलियों को खिलाती जाती। टाइली तले रौनक लगी होती थी और अंदर में कुलसरा होता कि इतने शोर में मैं पढ़ ना सकता था। उधर मेरे इम्तिहान नज़दीक थे। खिड़कियां दरवाजे बंद करने के बावजूद इनका शोर और कहके मेरे कान फाड़ते थे। मेरी माँ और बहनें भी इसकी सहेलियों के साथ खुश होतीं। असल में सोनी को किसी के घर तो जाने ना दिया जाता था। यूं भी वो नंबरदार असगर अली की भांजी थी। इसकी टहर थी, वो भला क्यों जाती किसी के घर। इसलिए नथु दरखान की शादा, दत्तू कुमार की राबिया और गुला नूरे मूची की हमीदा और नज़ीरा और फजलू नाई की पठानी भी यहीं पाई जाती। सभी सोनी को पींग देती। इसका जी चाहता तो वो इन्हें झूले पर बैठने देती, वरना घंटा घंटा खुद ही झूले पर बैठी रहती। सोनी को हमारे यहाँ ये तकरीबन 6 माह होने को आए थे और इसकी हैसियत और मोहब्बत में ज़रा भर भी फ़र्क ना आया था, जबकि मैं वैसे ही खिंचा खिंचा सा रहता अम्मा के बकौल। सोनी तो हमारे घर की रौनक है और खुदा ने चाहा तो ये रौनक मेरी हवेली में हमेशा रहेगी। मुझे डर था कि कहीं ये सोनी का फंदा मेरे गले ही में फिट ना कर दिया जाए, इसलिए मैं सबके सामने भी इसको डांट डपट कर देता, ताकि मेरे वालिदैन को ऐसी वैसी बात सोचने से पहले मेरा रवैया भी देख लें। उस रोज़ मैं कमरे में आया तो वो मेरी उर्दू की किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई मगर मेरी कुर्सी से ना उठी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं गरजा, ये कोई इलाका ममनू है या हिंदुस्तान का बॉर्डर है? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? यही सवाल खुद से कर लो। तुम्हें हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? तुमने ना लिखवाया हुआ है कमरे में सिर्फ अपना। हाँ, मैंने कहा। बल्ले भाई बल्ले, अभी तो तेरा घर नहीं है, ये मेरे मामे का घर है और इसी के नाम है। मेरा जहाँ जी चाहे जा सकती हूँ, मगर यहाँ नहीं आ सकती। मैंने लफ्ज़ यहाँ पर जोर दिया। क्यों? वो अबरू चढ़ाकर बोली। कह जो दिया, मुझे ये पसंद नहीं कि तू मेरे कमरे में आए। फिर तुझे क्या पसंद है वो बता दे। है तो तू चिटंगी सी और बातें देखो। मैं तुमसे सिर्फ 1.25 साल छोटी हूँ, पता है क्या? मेरे लिए इंकशाफ नया था। तेरा कद कुछ ज़्यादा लंबा हो गया तो क्या हुआ,
और अगर अब्बा अम्मा ना मरते तो मैं अब 11वीं का इम्तिहान देती। वो तो अल्लाह बख्शे मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे, मगर इसने ठंडी सांस ली। तुम अब पढ़ लो, मैंने कहा। मुझे पढ़ाओगे? वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने नखुद से कहा। जब तुम मुझे नहीं पढ़ा सकते तो मशवरा क्यों दे रहे हो? तुम अब्बा से कहो। मामे के पहले एहसान थोड़े हैं जो एक और हो जाए। कॉलेज यहाँ है नहीं, मुल्तान या फिर भावलपुर जाना पड़ेगा। हॉस्टल में रिहाइश। ये ठीक है, मैं इसकी बात काट कर बोला। हॉस्टल में रहकर पढ़ना बहुत आसान होगा, मैंने कहा। मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकियाँ, वो बोली। इसमें कौन सी चालाकी है? यही कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। सोनी की आवाज़ में खनक थी। मगर मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। वजह? मैंने कड़े तेवरों से इसे देखा। जाहिर है मेरा घर तो है नहीं। मुश्तरका घर जो था वो चाचा करीम दाद ने बेच दिया, और क्यों बेचा मुझे पता है। अच्छा, मैंने अच्छा को खींचा। हाँ, वो चाहते होंगे कि सोनिया हिस्सा ना ले ले। दुनिया बहुत कमीनी है कज़न। अब जबकि मेरे माँ बाप ना रहे तो मैंने क्या हिस्सा लेना और किसने देना। वैसे मुझे यकीन है कि रब मुझे बहुत देगा और लोग देखेंगे। मैंने दिलचस्पी से इसे देखा। और तुम जलोगे। सोनी बकवास फिर शुरू। सही कह रही हूँ। इसने अबरू चढ़ाए। मेरे दुश्मनों ने जलाना ही तो है। मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा? मैंने छाती पर हाथ रखकर पूछा। तुम ही तो सबसे बड़े दुश्मन हो मेरे। इसने मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा। जो इस दुनिया में मुझसे नफरत करते हो, मुझे कोसते हो, चाहते हो मैं चली जाऊँ यहाँ से। वो, मैंने कहना चाहा मगर वो मेरी बात काट कर बोली। मुकरना नहीं इसलिए कज़न कि मुझे इल्हाम होते हैं। सच कहो, तुम्हें मुझसे नफरत है ना? इसने इतने इत्मीनान से कहा कि मैं सर हिलाकर रह गया। गुड, तुम्हारे सच से मुझे खुशी हुई, वो हंसी। और सुनो, मुझसे नफरत करते ही रहना कि इस तरह मैं हर वक्त तुम्हारे जहन में रहूंगी। और अगर मोहब्बत करोगे तो फ़ायदा तब भी मेरा है कि मैं इस तरह तुम्हारे दिल में धड़कन बनकर रहूंगी। लेकिन नहीं, नफरत करो मुझसे ताकि मैं तुम्हारे जहन में हर पल हर साथ रह सकूं। दिल पे तो कोई और भी कब्जा कर सकता है। कहीं पढ़ा था कि मर्द का दिल तो शायराए आम होता है, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं। बकवास मत करो, मैंने तिड़क कर कहा। तो वो ज़ोर से हंस दी। इसके खूबसूरत दांत सुर्ख होंठों की बाट के पीछे मोतियों की तरह चमक रहे थे। फिर वो हंसती हुई कमरे से निकल गई। मेरे इम्तिहान शुरू हो गए थे और मुझे इम्तिहान देने मुल्तान जाना था। वहीं अब्बा जी के एक दोस्त के यहाँ मेरी रिहाइश का इंतज़ाम हो गया था। पर्चों के दौरान 2 छुट्टियाँ हुई तो मैं घर आ गया, और फिर वही मेरा सोनी से मारकर शुरू हो गया। मेरी पंजाबी की किताब वो उठाकर ले गई थी जो मुझे मिल ना रही थी, जबकि मुझे तैयारी करनी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी चीज़ों को हाथ लगाते हुए? मैंने इसे देखते ही कहा। वे जहांगीर, तू झल्ला तो नहीं हो गया? कुड़ी क्या ज़रा तेरे सामने आती है और तू इसे डांटने लगता है? आखिर सोनी हमारी अपनी है, कोई गैर नहीं। तेरी सगी फूफी की बेटी है और मेरे भाई की भी। अम्मा ने इसे सीने से लगाया और मुझे डांटने लगी। अम्मा, ये मेरी किताबों को हाथ क्यों लगाती है? मैंने झपट कर इसे किताब ले ली। किताब पर सिर्फ तेरा हक है, और क्या तूने ही पढ़नी है? कहाँ लिखा है कि मैं हाथ ना लगाऊं? इससे कबल कि अम्मा कुछ कहती वो तिड़क कर बोली थी। हाँ, लिखा हुआ है मेरा नाम, मैंने कहा। किताब हर किसी के पढ़ने के लिए होती है। मैंने कोई इसके लफ्ज़ नहीं उखेड़ लिए जो तुझे घेरे दौरे पढ़ने लगे हैं। बस आइंदा तू मेरी किताबों को हाथ नहीं लगाएगी। वजह? इसने अबरू चढ़ाए। कह जो दिया। और अगर मैं ना मानूँ तो? वो बोली। तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। वे अकल कर, खबरदार जो तूने सोनी के हाथ तोड़ने की बात की। आने दे तेरे प्यो बाप को, मैं बताऊंगी। तो हमारी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अम्मा ने मुझे अब्बा की धमकी दी। रहने दे पुप्पो, मैं खुद ही इससे निमट लूँगी। इसके लहजे में शरारत थी। मैं पाँव पटकता हुआ अपने कमरे में आया तो पीछे से वो बोली थी, मुझे ज़रा हीर वारिस शाह तो समझा देना। मैं आ रही हूँ। मैं दांत किचकिचा कर रह गया, और थोड़ी देर बाद वो जग में सरदाई ले आ गई। बादाम, खशखाश वगैरह घूट कर मेरी बहनें गर्मियों में ये मशरूब मेरे और अब्बा के लिए बनाती थी, बल्कि देहातों में ख़वातीन सुबह सुबह और दोपहर को ज़रूर मर्दों के लिए बनाती हैं। ले भाई, सरदाई पी, तेरा पारा ज़रा नीचे उतरे। ठंडी ठार है सरदाई। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या पूछ लिया है तुमने? अगर मैं अपनी चाहते बता दूं तो तुम पागल हो जाओगे। वो गिलास में सरदाई उंडेलते हुए बोली। क्या मतलब है? मैं हैरान था। तुम सरदाई पियो और जियो, दिमाग ठंडा करो और मुझे ज़रा वारिस शाह के इस शेर का मतलब तो समझाओ। डोली चढ़ दे मारियां पैर चीखा, मैनू ले चले बाबुला ले चले वे, मेरा अखियां कह दे ना मोड़ दासई, और ज़माने कितने गए चले वे। लाहौल वाला, मैंने कहा। क्यों, शैतान आ गया? वो हंसी। कुछ नहीं, जाओ, मैं धाड़ा। मुझे बताओ, आखिर डोली चढ़ते हीर ने चीखें क्यों मारी? शादी तो खुशी का नाम है। सोहनी, अल्लाह का वास्ता है मुझे तन्हा छोड़ दे। मैंने हाथ जोड़ दिए। सच्ची? इसके लहजे और आंखों में शरारत ही शरारत थी। हाँ, मैंने बालों में उंगलियां फेरी। तुम अकेले होगे तो डरोगे, मैं नहीं डरूंगा। सोच लो। वो मेज़ को नाखून से बजाने लगी। सोच लिया है, तुम चली जाओ। मुझे तुमसे नफरत है, समझी तुम? मैं चिल्ला पड़ा। मैंने देखा इसके चेहरे पर साया सा लहराया है, मगर मैं बोले गया, आई हेट यू, आई हेट यू। थैंक्स जहांगीर। वो धीमे से मुस्कुराई। बट आई लव यू।
आई लव यू वेरी मच, इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा और फिर हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए आंखें मींच लीं जैसे आंसू रोक रही हो। फिर एकदम पलटी और कमरे से निकल गई और मुझे पता नहीं क्यों लगा जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ निकलकर फिजा में तहलील हो गई हो। मैं तवील सांस लेकर पढ़ाई में जुट गया। सोनी से की जाती मैं भूल गया। अगले रोज़ शाम को मैं मुल्तान आ गया कि दूसरे रोज़ मेरा पेपर भी था। फिर मैं पूरा हफ्ता घर नहीं गया। सोचा सारे पेपर्स देकर ही जाऊंगा। आखिरी पर्चे वाले रोज़ मैंने और दोस्तों के साथ शाम को मुल्तान की सैर की। किले कासम, अस्करी झील, शाह शम्स पार्क। रात को बाबा आइसक्रीम खाने के बाद ड्रामा थिएटर का आखिरी शो भी देखा। मैंने सोच लिया था कि आगे अब मैं शहर में ही पढ़ूंगा। भला प्राइवेट भी कोई पढ़ाई होती है? अपने आप ही पढ़ते रहो, घर वालों की झटकियाँ भी खाओ और शाम को खुले आसमान तले चारपाई पर पड़े तारे गिनते हुए नींद का इंतज़ार करते रहो। भला ये भी कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो शहर के लोगों की है, ज़िंदगी तो शहरी जीते हैं। यहाँ हर सहूलत है, बिजली, पानी, गैस। हमारे गांव में ना तो बिजली थी और ना गैस। मेरी बहनें मेरे कपड़े कोयले वाली इस्त्री से इस्त्री करती थी। कोयले जब दहक कर खूब सुर्ख हो जाते तो वो इस्त्री करती हूँ। शहरी औरतों की कितनी मौजें थी, बटन दबाया और कपड़े इस्त्री कर लिए, चूल्हे को तीली लगाई और हर चीज़ पका ली। हमारे यहाँ तो चूल्हों में लकड़ियाँ जलती और धुआं पूरे घर में फैल जाता। मैं अपने और शहर के घरों का मवाजना करता तो मुझे शहर के घर भले लगते। ख्वाह ये छोटे घर थे मगर सहूलियात तो बड़ी थीं, जबकि हमारे बड़े बड़े घर थे मगर वहाँ था क्या? सिर्फ ताज़ा हवा, दूध, लस्सी, देसी घी। मगर ये चीज़ें तो पैसा हो तो शहर में भी मिल जाती हैं और मैंने तय कर लिया था कि मैं शहर में रहूँगा। इम्तहानात से फ़ारिग होकर मैं घर आया तो यहाँ बहुत बड़ी तब्दीली ने मेरा इस्तकबाल किया। जी हाँ, सोनी घर में ना थी। पहले तो मैं कहीं से आता था तो वो जल्दी से बाहर आ जाती। मेरे कदमों की छाप से वो मेरी आमद का अंदाज़ा लगाती। कभी वो कमरे से निकलती और कभी वो छत से सीढ़ियाँ उतरती। अव्वल तो ज़्यादातर वो सहन में मौजूद होती और कुछ न कुछ पका रही होती। इसे देखते ही मेरे वजूद में अजीब सी आग सरैयत कर जाती। सोनी की तरह अम्मा? मैंने पूछा। वो चली गई, अम्मा ने आँख भर कर कहा। कहाँ? मैं हैरान था। भाई करमदाद आया था, गया। अच्छा, मगर क्यों? उसने तो यहीं रहना था। मर्जी इसकी, खुद ही कहाँ जाऊंगी। आपने मना नहीं किया? किया था लेकिन। अम्मा की आवाज़ भर आ गई। तू तो खुश हो जा, तुझे तो नहीं भाती थी, वो बोली। अम्मा जी ये बात नहीं मैंने कहना चाहा। बस रहने दे पुत्र, आखिर मैं तेरी माँ हूँ। वो भी सच्ची थी, कह रही थी पुप्पो मुझे जाने दे, मैं कब तक ननियाल में पड़ी रहूँ। हालांकि तेरे अब्बे ने कहा भी कि तू हम पर बोझ नहीं, मगर इस नमानी ने ज़िद पकड़ ली। खैर जहाँ रहे खुश रहे, मेरे तो घर की रौनक थी चली गई। अम्मा दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करने लगी और मेरा दिल तो शुक्राने के नफल पढ़ने को बेताब हो गया। आखिर मैं इससे नफरत क्यों करता हूँ? रात को चारपाई पर लेटे लेटे मैंने आसमान पे चमकते सितारों को देखते हुए खुद से पूछा, पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छी नहीं लगती। शायद इसलिए कि अम्मा अब्बा भी तो इसके शदाई हो गए थे और ये पॉइंट था जिस पर मैं एग्री था कि अम्मा अब्बा इसे बहुत चाहते थे और मैं जेलिस हो गया था। चलो खस कम जहाँ पाक। सोनी बेशक हमारे घर से चली गई थी मगर इसका जिक्र अम्मा किसी न किसी बहाने करती। अब्बा घर में दाखिल होते ही इसे आवाज़ देता, ओ जली तू है नहीं ले ताबा। वो लिफाफा ताबा को पकड़ा देता और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिफाफे लाने ही अब्बा ने बंद कर दिए। फलों के शॉपर भी नौकर उठा लाता। अम्मा खीर पकाती तो इन्हें सोनी याद आती। सोनी बड़े शौक से खाती थी, बीच में गाजरें भी डलवाती थी। करेले गोश्त तो कहती थी रोज़ पका लो, साथ लस्सी भी हो। कद्दू का हलवा तो सोनी को बड़ा ही पसंद था और मैं सोचता इसे क्या शय पसंद ना थी। लगता था वो तो सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुई है। अब इसकी सहेलियां भी ना आती थीं। अब्बा ने मुलाजमों को बुलवा कर झूले का रस्सा ही उतरवा दिया था और उस रोज़ मैंने देखा अब्बा की आंखों में आंसू थे। आखिर सोनी में क्या था जो अब्बा अम्मा इतने दुखी हैं? शायद वो इनकी चहीतों की औलाद थी या फिर वो अब्बा से बेतकल्लुफ़ बहुत थी। हमारे यहाँ की बेटियाँ घर के मर्दों यानी बाप भाई से इतनी बेतकल्लुफ़ नहीं होती, मगर वो अब्बा से बेतकल्लुफ़ थी। यूं ही दिन गुजरते चले गए। मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने ज़िद करके ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। अम्मा मुझे खुद से दूर ना जाने देना चाहती थी मगर मैं क्या करता, मेरा दिल चाहता था बड़े तालीमी इदारे में पढ़ने को। अम्मा अब्बा को मना लिया और मैं शहर आ गया। यहाँ मेरी रिहाइश हॉस्टल में थी। ऐसी आज़ाद ज़िंदगी जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी ना किया था मैं गुजार रहा था और बेहद खुश था। हर माह माकूल रकम घर से मिल जाती थी। अब्बा जी भी हफ्ता 15 रोज़ बाद चक्कर लगा लेते थे और मुझसे मिलने हॉस्टल ज़रूर आते। अम्मा कई सौगातें बना भेजती जो मेरे दोस्त रात को ही बैठकर चट कर जाते। खूब मज़े से ज़िंदगी गुजर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में मुनज़्ज़ा वयाम आ गई। वो खूबसूरत लबो लहजे में धीमा बोलने वाली जिसका एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था। इसके वालिद सेनेट के मेंबर थे, एक भाई सिविल जज था और दूसरा कस्टम ऑफिसर था। पता नहीं इससे मुझ में क्या नज़र आया कि मेरी इससे दोस्ती हो गई। वो मुझसे नोट्स लेती, पूरी क्लास में मेरे बनाए हुए नोट्स की धूम थी। वाकई में बहुत मेहनत और अंग्रेज़ी से नोट्स तैयार करता था। मुनज़्ज़ा वयाम
मेरे करीब क्या आई कि मैं दोस्तों से दूर होता चला गया। मुनज़्ज़ा से दोस्ती से मुझे कई फ़ायदे हुए। कुछ ये कि मुझे गाइडलाइन मिल गई। वो कहती, सिर्फ तालीम हासिल करना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान सोचे कि इसकी तालीम कब और कहाँ काम आ सकती है। और वाकई मैंने कभी सोचा ही ना था कि पॉलिटिकल साइंस में एमए करके मैंने क्या करना है। मैं ऑनर्स करना चाहता था, मगर मुनज़्ज़ा की ख्वाहिश पर मैंने बीए के बाद लॉ कॉलेज में दाखिल ले लिया। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता मुनज़्ज़ा, मैंने कहा। कहाँ दूर हो, तुम्हारी शाम की क्लासेस होती हैं और सुबह में हम मिल लेते हैं। वो मुस्कुराकर अपने चेहरे पर आए बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए बोली, तुम बहुत टैलेंटेड हो अली, और मैं चाहती हूँ तुम्हारा टैलेंट ज़ाया ना हो। मेरी ख्वाहिश है तुम CSS करो। वो तो बहुत मुश्किल होता है, मैंने घबराकर कहा। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, इंसान मेहनत करे तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बस हिम्मत करना चाहिए, कोई काम भी नामुमकिन नहीं। मैं इसे देखता रह गया। मैं तुम्हें फवाद से मिलवाऊंगी, वो भी आइंदा साल CSS के इम्तिहान में बैठेगा। तुम भी ला का फ़ाइनल कर लोगे। कहते हैं बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। मेरी सुई वहीं अटकी हुई थी। तो करो, तुम फवाद के साथ कंबाइंड स्टडी करना। ये फवाद कौन है, मैंने पूछा। मेरा ताया ज़ाद है, बहुत ज़हीन है। तुम मिलोगे इससे तो तुम भी इसके गिरवेदा हो जाओगे। अब चलो कैंटीन, चाय पिए, सर में दर्द है कुछ। चलो। मैं फ़ाइल उठाकर इसके साथ चल दिया। ताबा की शादी मामू करमदाद के बड़े बेटे दिलावर के साथ तय पा गई थी। अब्बा जी ने मुझे बुलवाया था कि वो अकेले सब काम कैसे समेटते, और मैं भी चंद दिनों के लिए गांव चला गया। घर में बहुत रौनकें थी। कपड़े सिलाई करने के लिए 2 मशीनें बरामदे में रखी हुई थीं और दर्जनें मौजूद थीं। रज़ाइयाँ और गद्दे रुई से भरकर इनमें डोरे डाले जा रहे थे। कई कपड़ों पर टिनकाई हो रही थी। घर में एक हलचल सी थी। ताबा भी सर झुकाए काम में मसरूफ़ रहती। मेरा दिल चाहता मैं इससे पूछूं, वो खुश तो है, मगर कैसे पूछता। हमारे यहाँ कब बेटियों से इनकी मर्ज़ी पूछी जाती है या इनकी खुशी गमी देखी जाती है। बड़ों के फैसले लड़कियों को मानने पड़ते हैं। यहाँ आकर मुझे मुनज़्ज़ा बहुत याद आती। लगता हर वक्त दिल में धड़कती रहती हो। हमारे यहाँ फ़ोन भी ना था कि मैं खटका देता, मैं दिल महसूस कर रह जाता। उस रोज़ मैं अम्मा से कोई चीज़ लेने आया तो वो ताबा से कह रही थी, सोनी को देखो, नहीं आई कि इम्तिहान है। तेरी शादी में तो शिरकत कर लेती, इम्तिहानों का क्या है, फिर दे लेती। सोनी सोनी, मेरे जहन में ये नाम गूंजने लगा। अम्मा मजबूरी होगी, ताबा ने कहा। मुझे लगता है यहाँ से वो दुखी होकर गई है। अम्मा, हम तो बहुत मोहब्बत करते थे उससे। वो एक है ना जहांगीर, वो इसके मगर पीछे लगा रहता था। बस इसका दिल फट गया होगा, अम्मा ने कहा। तो मैं कुछ और सुने बगैर पलट गया। मुझे याद ही न रहा कि किस काम से मैं अंदर आया था। क्या वाकई वो यहाँ से दुखी होकर गई है? नहीं, वो इतनी लाउबाली, भला इसको क्या दुख हो सकता है? वाकई इम्तिहान होंगे। अब अम्मा को क्या पता कि तालीम किस तरह हासिल की जाती है, मैंने सोचा और मुतमईन हो गया। ताबा ब्याह कर लाहौर चली गई और मैं वापस मुल्तान आ गया। मुनज़्ज़ा से मिलने को दिल इतना बेताब था कि सुबह 7 बजे मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद था और वो 9 बजे के पॉइंट से आई थी। वो बस से उतरी तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और वारफ्तगी से बोला, हेलो। हेलो, लगता है रात से बस स्टॉप पर थे। वो मेरी कैफियत को एंजॉय करते हुए बोली, अब ऐसी भी बात नहीं। मैं न जाने क्यों शर्मिंदा हो गया। हो गई शादी खैरियत से? वो बात बदल कर मुझे शर्मिंदगी से निकाल लाई। ताबा लाहौर भी चली गई, मैंने बताया। कहीं तुम्हें भी अटकाया गया? वो पूछ रही थी। क्या मतलब? अक्सर होता है ना, मुनज़्ज़ा ने कहा तो मैं जल्दी से बोला। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। मेरे घर वाले मुझ पर अपनी मर्ज़ी नहीं ठोंस सकते, मैंने वसूख से कहा। अच्छी बात है, वो हौले से बोली। उस रोज़ हमने बहुत बातें की, जिसमें ज़्यादातर मेरे मुस्तकबिल के लिए ही बातें थी, और उसी रोज़ मैंने तय किया था, बल्कि ये मुनज़्ज़ा की ख्वाहिश थी, अली तुम्हें पुलिस ग्रुप में जाना चाहिए। हमारी पुलिस को सीधा करने के लिए ईमानदार ऑफिसरान की ज़रूरत है। मैं ईमानदार हूँ, मैंने पूछा। अगर नहीं हो तो बन जाओ, वो शरारत से बोली। मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो। ऐसे ही लोगों की हर महकमे में ज़रूरत है, और ख़ुसूसन पुलिस के महकमे में तो। वो कुछ ऐसी दलीलों से बात करती थी कि मुझे फ़ौरन इसकी बात समझ में आ जाती, और फिर वो जो चाहती मैं इस काम पर दिलो जान से राज़ी हो जाता। वो मेरे दिल के समंदर में चढ़ी नदी की मानंद उतरती चली गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं भी इसके दिल में था या नहीं। CSS में कामयाबी पर अब्बा बहुत खुश थे, और मैं भी। मेरा पुलिस ग्रुप आया था। मुनज़्ज़ा को मैंने फ़ोन पर इतला दी थी और मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। मुझे अफसोस था कि इसका कज़न फवाद इम्तिहान में रह गया था। वो मेरी कामयाबी पर बहुत खुश थी। निखरी निखरी सी मुनज़्ज़ा वरियाम मेरे करीब बैठी थी, और मेरा दिल चाह रहा था एक लम्हे की देर किए बगैर इसे अपना लूँ। अब तुम ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे? वो बोली। हाँ, मैंने सर हिलाया। पता नहीं तुमसे मुलाकात हो या नहीं, मुनज़्ज़ा ने कहा। अब मैं लाहौर में हूँगा। यूँ भी अब्बा ने मोबाइल ले दिया है, फ़ोन पर बात होती रहेगी। अली, तुम्हारी कामयाबी पर मुझे बहुत खुशी है। सच? मैंने इसके खूबसूरत सरापे को देखा। बिल्कुल सच, वो मुस्कुराई। फवाद रह गया, मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काट कर बोली, इसे छोड़ो, इसके पास कई चॉइस हैं। यूँ भी वो बाहर जा रहा है, ग्रीन कार्ड इसके पास है, चाहे तो यहाँ भी बिजनेस कर सकता है।
बहुत बड़ा बिजनेस है फर्टिलाइज़र का। अच्छा अच्छा, मैंने सर हिलाया। परेशानी तो दरमियाने तबके के लिए होती है कि वो क्या करें। बस अली, अपने इदारे से मुखलिस रहना। यूं भी इंसान जहाँ से रिस्क कमाए वहाँ से मुखलिस हो। यकीनन, मैंने सर हिलाया। और ये लो, इसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मैंने हैरत से इसे देखा। देख लो, इसने मुंह फेर लिया और फिर लिफाफे में से कार्ड निकालते हुए मुझे लगा जैसे मैं शोलों की जद में आ गया हूँ। तुम्हारी शादी और फवाद से। हैरानी मेरे लहजे में थी। ये मेरे घर वालों का फ़ैसला है अली। तुम राज़ी हो? मैंने पूछा। हाँ, राज़ी होना ही पड़ता है, वो आहिस्ता से बोली। तुम दिल दुखी मत करना अली। वो जो किसी ने कहा है कि यहाँ किसी को हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। मोना, मैं इतना दूर तो नहीं था। तुम तो हाथ बढ़ाकर मुझे पा सकती थी। मैंने कार्ड वापस लिफाफे में डालते हुए कहा। पा सकती थी मगर पाना नहीं चाहती थी, इसने कहा। क्यों? मेरी आवाज़ चीख से मुशाबे थी। अली, तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बहुत फ़र्क है। मेरे बाबा सेनेटर हैं, तुम्हारे वालिद नंबरदार। मेरे बाबा की 200 मरबा अराजी है जो कि तकरीबन 5000 एकड़ बनती है, जबकि तुम्हारे वालिद के पास सिर्फ 12 एकड़ हैं। तुम बताओ, ये तबकाती फ़र्क कैसे मिटाया जा सकता है? हम अच्छे दोस्त थे, हैं, और अगर तुम चाहो तो रहेंगे। मगर जो कुछ तुमने सोचा ये तुम्हारी गलती है। हाँ, मेरी गलती है जो मैंने दोस्ती को कुछ और नाम देना चाहा। आई एम सॉरी मुनज़्ज़ा। अब मुंह मत बनाओ और सच्चाइयों का सामना करने का हौसला खुद में पैदा करो, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मोना मुझे समझाती रही और पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहने लगा कि मैं इससे दूर चला जाऊं, भाग जाऊं कहीं। मगर कहाँ। हम खुलूस दिल से एक दूसरे से जुदा हो गए और इसी पल मुझे सोनी याद आई। एक बार इसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था जिसे मैंने अहमियत ना दी थी। वो तो मुनज़्ज़र से ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे जहन में कोई बोला था और मैंने सर झटक दिया। और फिर हुआ ये कि ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग बतौर एएसपी गुजरावाला में हुई थी। ज्वाइनिंग से पहले मैं ताबा से मिलने मामा करमदाद के यहाँ गया। मैं पहले भी ट्रेनिंग के दौरान वहाँ जाता था, मगर मुझे वहाँ सोनी कभी नज़र ना आई थी। ना ही मैंने किसी से इसके बारे में पूछा था। मगर कभी कभी मेरा दिल इसे देखने को चाहता ज़रूर था। क्या वो कैसी है? क्या अब भी वैसी ही मुँहफट है? दिल चाहता इससे पूछूं, क्या तुम अब भी मुझको चाहती हो? इसने कहा था आई लव यू। मैं सोचता, क्या आप भी मुझे ये जुमला कह सकती है? ताबा मुझे लाउंज ही में मिल गई। ठीक हो भाई? वो बोली। हाँ, तुम सुनाओ, बच्चे कैसे हैं? मैंने पूछा। दुआ है तुम्हारी। ठीक है बच्चे भी। अलीना को बुखार है। मौसम ऐसा है ना। और तभी वो आ गई। ताबा, मेरा सुर्ख दुपट्टा नहीं मिल रहा, प्लीज़ तुम। और मुझे देखकर वो ठिठक गई। सोनी, जहांगीर आया है, ताबा ने बताया। कोई नई बात है? आए रोज़ तो आता है। वो सुलगी थी और मैं हैरत से इसे देख रहा था। वो तो कहीं से भी वो सादा सी सोनी ना लग रही थी जो हमारे घर में रहने आई थी। ये तो बहुत ही खूबसूरत सोनी थी। सांचे में तिला बदन, शानों को छूते बाल, रंगत में गुलाबियों की चमक, पर्पल कलर के सूट में इसका रंग दमक रहा था। वो पलटी और जाते जाते बोली, भाई के जाने के बाद दुपट्टा ढूंढ देना, तुम्हारे पास था। ये सोनी है? मैं हैरान था। हाँ भाई, हमारा दिल तो बहुत था कि ये हमारी भाभी बने, पर तुम। ताबा चुप हो गई और मैं मुस्कुरा दिया और सोचा, अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई। मेरी सारी नफ़रत एकदम मोहब्बत में बदल गई थी। आज मैं अपना पहला शूट करवा कर आई थी। मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए था, मगर न जाने क्यों एक दुख की लहर सी मेरे दिल के समंदर में मौजूद थी और इस दुख ने मेरे पूरे वजूद को अपने घेरे में ले लिया था। अपनी मर्ज़ी का काम करके भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। बहुत बड़े मकामी अखबार के लिए मैंने शूट करवाया था, जबकि कल मेरी अपॉइंटमेंट एक अंग्रेज़ी रिसाले वालों से थी। बहुत अच्छी पेमेंट की थी इन्होंने। आई हेट यू, ये जुमला अपनी पूरी हसायत और तवानाई के साथ अपने पूरे वाज़ेह मतलब समेत मेरी समातों में गूंजा। इतने अरसे बाद ये जुमला और लहजा मैं ना भूली थी। बट आई लव यू। इस जुमले पर मैं मुस्कुरा दी। बहुत नरम नरम सी फुहार थी जो इसके जलते बलते वजूद पर पड़ी थी। हाँ, तुमने मुझसे नफ़रत की है जहांगीर अली, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैंने यानी सोनिया करमदाद ने तुम्हें दिल की अम्मी गहराइयों से चाहा है, पूछने की हद तक तुम्हें सोचा। मेरी यादों के आसमान पर तुम मिसले चांद जगमगाते हो। फिर भी, हाँ फिर भी तुमने मुझसे नफ़रत की। अरे क्या मेरा लहजा तुम्हें नहीं बताता था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ? मेरे अंदाज, मेरी बातों ने कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत से आशना ना किया, या तुमने मेरे अंदाज ही ना समझे, या जानकर अनजान बने रहे। मुझे नहीं पता कि मैं कब इससे चाहने लगी थी। शायद उस दिन से जब मेरी खाला मरियम ने अपने बेटे हक नवाज के लिए मेरा रिश्ता मांगा, जब मैं 7वीं क्लास में थी। नहीं मोमो, मैंने तो शुरू से सोच रखा है। सोनी बा असगर अली की
9 बहू होगी। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया। ये तो जब पैदा हुई थी तो हमने तय किया था। जहांगीर हमारा इकलौता भतीजा है। तुझे एतराज़ है? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं आमना। मुझे तो जहांगीर हक नवाज से भी प्यारा है। आखिर हमारा भतीजा है। जहांगीर हक नवाज, जहांगीर हक नवाज, ये दोनों नाम मेरे दिल के तराजू में पड़े थे और जहांगीर वाला पलड़ा यहाँ बारी था। मैंने जहांगीर को अरसा पहले देखा था। वो क्या था, क्या करता था, मुझे इल्म नहीं, मगर मेरे दिल का मकीन बन गया था। वो जो मुनीर न्याजी ने कहा था कि मुनीर, इसी को मोहब्बत कहा है लोगों ने, कि खून की तरह रगों में उतर गया है कोई। कच्ची उम्र के ख्वाब बड़े सुहाने होते हैं। इंसान अपनी मर्ज़ी के ख्वाब देखता है और मनचाही ताबीर का ख्वाह होता है। और ये छोटी उम्र की मोहब्बत बहुत जालिम होती है, सैलाब के बहाव की तरह तेज़ी से खुलियों में उतर जाती है। मैं भी सिर्फ 13 बरस की उम्र में जहांगीर अली की मोहब्बत में मुब्तला हो गई, बिना इसे देखे बाले। कैसा है मैंने ना देखा, क्या ज़रूरत थी। वो बैक वक्त मेरी पुप्पो का बेटा भी था और मामा का भी। इस दोहरे रिश्ते के साथ साथ एक और रिश्ता भी पैदा हो गया था और वो मेरे दिल का रिश्ता था। मैं रोज़ इसकी शक्लें बनाती। दादो बीमार थी तो पुप्पो मिलने आई। मामा असगर अली भी आए और साथ में जनता भी थी। मामा और पुप्पो तो 2 रोज़ रहकर चले गए, जबकि जनता को ठहरा लिया गया था ताकि दादी की खिदमत कर सके। जनता मुझसे खासी बड़ी थी, मगर फिर भी मैंने इससे दोस्ती कर ली। लेकिन असगर अली के बारे में हज़ारों सवाल ज़ुबान पर आते आते हलक से नीचे उतर जाते और मैं कुछ भी ना पूछ पाती। जहांगीर अगर 3 बहनों का इकलौता भाई था तो मैं तो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, ना भाई ना बहन। मेरे बाद अम्मा में ऐसी पेचीदगियाँ हुई कि और औलाद ना हो सकी। कई लोगों ने अब्बू से कहा और शादी कर लो, बेटा हो जाए, मगर वो कहते मेरी सोनी मेरे लिए बेटा भी है और बेटी भी। ये मुझे 7 बेटों जैसी प्यारी है और मैं इतनी मोहब्बत पर तन जाती थी। हमारे साथ ही चाचा करमदाद रहते थे। हवेली हमारी एक ही थी, मगर खाना पकाना अलग था। इनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटे बड़े और बेटियां दोनों मेरी हम उम्र थीं। नसीम और शमीम से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और मैं अक्सर इन्हीं के पोषण में पाई जाती। मगर जब से जहांगीर के ख्यालों ने मेरे दिमाग में बसेरा किया था, मैं इधर कम कम ही जाती। मुझे जहांगीर के तस्वर में रहना अच्छा लगता था। क्या हो गया है तुझे? तू हमारी तरफ आती ही नहीं। एक रोज़ चाची ने मोहब्बत से कहा। वो चाची, पढ़ाई करना होती है। मैंने बहाना किया। पढ़ाई तो पहला भी थी, अब ज़्यादा तो नहीं हो गई। आऊँगी। मैंने जान छुड़ाई। नसीम कह रही थी कि गुड्डी का ब्याह करना है। वो बोली, किस से? मैंने पूछा। शमीम के गुड्डे से। आजकल जहेज़ बना रही हैं। नसीम कह रही थी गुड्डी की नतली सोनी बना देगी। हाँ, बना दूंगी, मेरे पास मोती रखे हैं, सारा जेवर बना दूंगी, मैंने आहिस्ता से कहा। और वो वाकई मोतियों से जेवर बनाना मुझे बहुत अच्छा आता था। मैं जो ऐसे खेलों में बहुत शौक से शरीक होती थी, इस बार मुझे गुड़िया गुड्डे की शादी में ज़रा मज़ा ना आया, बल्कि मैं गुड़िया की जगह बार बार खुद को दुल्हन बने सजे संवरे देखती रही। मगर मेरा दूल्हा कहाँ था? मुझे नज़र ही ना आया और मैं दिल महसूस कर रह गई। यूं ही बहुत से दिन गुजर गए, बल्कि महीनों साल बीत गए। मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया और जिस रोज़ मेरा आखिरी पर्चा था, इससे अगले रोज़ हमारे घर वाले साहिवाल चले गए। दादी के भतीजे और भतीजी का ब्याह था। मुझसे भी कहा गया, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। अम्मा, अभी तो इम्तहानों से फारिग हुई हूँ, आप लोग जाएं, मैं तो आज सोऊंगी। चली चल, सब कहते हैं सोनी आती ही नहीं। अम्मा ने प्यार से मेरा चेहरा थाम लिया। मेरा दिल नहीं कर रहा अम्मा, फिर कभी सही। चल नहीं जाती तो तू क्यों मजबूर करती है? अब्बू ने मेरी तरफदारी की। अब्बू, मेरे बहुत से काम हैं जो करने हैं, मैंने बताना चाहा। हाँ पुत्र, कर ले काम भी, वो मेरी बात काट कर बोले। और फिर अब्बू अम्मा चले गए। चाचा करमदाद भी बमें चाची और दिलावर और बिलावल के गए थे। घर में हम तीनों लड़कियां और भाई सिकंदर के अलावा हमारी पुरानी मुलाजमा शर्फ बीबी मौजूद थी। और फिर तीसरे रोज़ वो अंदोहनाक खबर सुनी जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। बिलावल ड्राइविंग कर रहा था, दादी और अम्मा पीछे बैठी थी, जबकि अब्बू बिलावल के साथ फ्रंट सीट पर थे। खतरनाक मोड़ पर बिलावल ने स्पीड आहिस्ता ना की और गाड़ी उलट गई, जो सामने से आने वाली तेज़ रफ्तार कोच से टकराकर कई कलाबाजियां खा गई थी। और जो दादी और बिलावल ने चंद सांसें ली थी, पता नहीं वो कैसे ली थी। अम्मा और अब्बू तो मौके पर हलाक हो गए थे। चाची और चाचा करमदाद का अपना दुख था कि इनका जवान बेटा और भाई इस हादसे का शिकार हुए थे। चाचा की तो माँ भी दुनिया में ना रही। मेरा दुख भी कम ना था। मेरा तो सब कुछ लूट गया था। मेरा घर खाली था और मेरे हाथ भी। रो रो कर आंखों में आंसू भी ना रहे थे। मामा असगर अली आए थे, बहुत रोए, बहुत दिलासा दिया, मगर किसी के दिलासों से दुख कभी कम होते हैं। पुप्पो ने भी बहुत प्यार किया था, गले लगाकर बहुत बैन किए और मैं खामोश आंसुओं से रोती रही। मुझे तो रोने का ढंग ही ना आता था। अम्मा अबू ने कभी मेरी आंखों में आंसू ही ना आने दिए थे। फिर रोते रोते सब्र आ गया। अब फिर जहांगीर अली मेरे ख्वाबों में जुगनू बनकर चमकने लगा था। अम्मा अबू का दुख बुलाया ना जा सका था, मगर जहांगीर अली की मोहब्बत भी मेरे ज़ख्मी दिल से परवाज़ ना कर सकी थी। इसका तस्वर मुझे हर परेशानी से निकाल लाता। और फिर इन्हीं दिनों मामा असगर अली आ गए। चाचा करमदाद ने घर और 5 एकड़ ज़मीन, जो मेरे वालिद और इनकी मुश्तरका थी, बेचकर लाहौर की राह ली थी। वहाँ छोटी सी पावर लूम्स की
फैक्ट्री लगाई थी। आइंदा हफ्ते वो लाहौर बम्बई फैमिली शिफ्ट हो रहे थे। मामा असगर अली ने समझाया था, तूने अच्छा नहीं किया करमदाद, सब कुछ बेचकर सोनी क्या करेगी? सोनी हमारे साथ रहेगी और यूं भी सोनी का हिस्सा दूंगा मैं इनकारी तो नहीं ना भास्कर? करमदाद ने कहा। तूने सोनी से पूछा? वो बोले, वो बच्ची है, अभी इतनी बड़ी नहीं कि मैं इससे मशवरा करूं, और फिर इसे क्या एतराज़ हो सकता है? बड़े शहर में रहेगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी। मामा करमदाद के पता नहीं क्या प्रोग्राम थे, मगर मैंने फैसला सुना दिया कि मैं मामा असगर अली के साथ जाऊंगी। किसी को क्या एतराज़ हो सकता था? मामा असगर अली ने कहा, मैं तो पहले ही चाहता था तू मेरे पास रहे, आखिर तू मेरे वटे वाली बहन की बेटी है, ज़्यादा हक है तेरे पर हमारा। मैंने तो पहले भी कहा था, पर करमदाद ना माना। मामा असगर अली मेरे फैसले पर खुश थे और यूं मैं मामा के साथ इनके गांव आ गई। एक अजीब सा एहसास था जो मेरे दिल को दबोचे हुए था। घर से चली तो दिल ने जहांगीर अली के नाम की माला जपनी शुरू की थी। पता नहीं वो कैसा होगा, जैसा भी है मेरी माँ की पसंद है और सोनी तो इसे अपनी पसंद बनाना है। मैंने खुद को समझाया। दोपहर को हम गाँव पहुँचे थे। मामा के यहाँ पप्पू ने मुझे हाथों हाथ लिया था, इतना लिपटा लिपटा कर चूमा था कि इतना तो कभी मेरी माँ ने भी मुझे प्यार ना किया था। जनता ताबा और हलीमा ने भी मेरी दिलजोई की, और वो जिसके तसव्वुर से मेरे ख्वाबों की दुनिया गुजरे 4 बरस से आबाद थी, वो मुझे नज़र ना आया। मेरी नज़रों से इसे घर में हर जगह तलाशा। फिर पुप्पो मुझे मेरे कमरे में ले गई। ये तेरा कमरा है सोनी, कवारे होते तेरी माँ इसी कमरे में रहती थी, और अब तो पुप्पो की आवाज़ भरा गई। पुप्पो ना रो, मरने वालों के साथ मरा जाता तो शायद इनके साथ मैं ही मर जाती। मेरा कौन है? हम हैं ना। पुप्पो ने तड़प कर मुझे गले लगा लिया। ऐसा सोचना भी ना कि तेरा कोई नहीं, तू हमारी जिंद जान है। सोनी, तेरा मामा बहुत खुश है तुझे यहाँ लाकर। कोई बात हो तूने हमसे करना है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो हमें कहना, खुद को बेच कर भी तेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। शुक्रिया पुप्पो, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, मैंने इनके कंधे से सर टिकाकर होले से कहा। पुप्पो मुझे सोने का कहकर खुद बाहर चली गई और मैं बेड पर लेट गई। सिंगल बेड था जिसके साथ ही छोटी सी ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर कंघी, तिब्बत क्रीम और पाउडर रखा था। साथ सुरमा दानी भी पड़ी थी। इस बेड पर मेरी माँ सोती होगी, ढेर सारे ख्वाब इसने देखे होंगे। मैं बेड पर बैठकर गद्दे पर हाथ फेरने लगी, फिर सर रख दिया। अम्मा, कभी मैं भी तेरे ख्वाबों ख्यालों में आई थी? मैंने माँ के तसव्वुर से मुस्कुराकर सवाल किया और फिर खुद ही हंस दी। और फिर शाम को जब आँख खुली तो ताबा ने खिड़की से पर्दे हटा दिए थे। ढलती धूप मेरे चेहरे पर पड़ी। असर के बाद सोने से हाफजा कमज़ोर होता है, अब उठ जाओ। थकी हुई थी तो नींद आ गई, वरना मैं दिन में कभी नहीं सोती। नमाज का टाइम है? मैंने पूछा। हाँ है, मैं अभी पढ़ कर आ रही हूँ। ये बताओ कुछ खाना है? ताबा ने मोहब्बत से पूछा। दोपहर को इतना खाया था कि अभी गुंजाइश नहीं, मैंने दुपट्टा सर पर ओढ़ते हुए कहा और बाहर आ गई। हैंडपम्प से मैं वज़ू करने लगी। हलीमा जल्दी से भाग कर आई और नलका चलाने लगी। मैं चला लूँगी, मेरा दिल कर रहा है ना मैं तुझे वज़ू करवाऊँ, हलीमा ने मासूमियत से कहा तो मैं मुस्कुरा दी और तभी मामा जी आ गए। सोनी, ओ सोनी पुत्र किधर है? जी मामा, मैं दुपट्टे से हाथ खुश करते हुए बोली, ये ले मैं तेरे लिए लाया हूँ। इन्होंने शॉपर चारपाई पर रख दिए, इतने सारे। मैं हंसी। 4 खरबूजे और बड़े बड़े 2 तरबूज थे, साथ में सेब भी। हाँ, ये तूने खाने हैं? वो बोले। मामा जी, मैं कोई बला हूँ तो तू मेरी रानी है। मामा जी ने मेरा सर थपथपाया। मैंने शॉपर उठाया और दूसरों के लिए हलीमा को इशारा किया। फिर वो बरामदे में बैठी पुप्पो के पास रख दिया जो तख्त पर बैठी भिंडियाँ काट रही थी। तू ले ना, वो बोली। पुप्पो सबको बांट कर दे, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने बरामदे में ही एक तरफ जाए नमाज बिछा ली और फिर जब मैंने नमाज़ पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक आवाज़ ने चौंका दिया। कोई मेहमान आए हैं? हाँ, अपनी सोनी आई है। तुझे कैसे पता? इतना ढेर फ्रूट अब्बा तभी लाता है जब मेहमान आए, वो बोला। लाता तो है, इतनी दूर अड्डे पे जाना पड़ता है, और सोनी के लिए चला गया खूब। वो हंसा। इसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। मेरे अंदर कहीं घुंघरू बोलने लगे। मेरा जी चाहा मैं गर्दन मोड़कर इसे देखूं, मगर मुझे लगा जैसे मैं मुंजमद हो गई हूँ। आप पुत्र, सोनी नमाज पढ़ ली है? पुप्पो कह रही थी। आती हूँ, मैंने कहा। मुझे तो दो अम्मा, जहांगीर बोला। पहले सोनी खाएगी फिर तुम लोगों को दूंगी, पुप्पो ने कहा। क्यों? लहजा और अंदाज बदल गया था। मेरी मर्जी, सोनी का हक पहला है, वो मेरे दिल वाले भाग की बेटी है। पुप्पो के लहजे में मेरी मोहब्बत थी। माई फुट, वो पाँव पटकता हुआ चला गया। मैंने गर्दन मोड़कर देखा, वो घर के गेट की तरफ जा रहा था। आजा पुत्र, जल्दी से आ, पुप्पो ने बुलाया। मैंने जायनमाज़ तय की और इनके पास आ गई। ले खा ले। पुप्पो ने प्लेटों में खरबूजे और तरबूज की खाशें बना के रखे हुए थे। हलीमा, जा बुला, जहांगीर को चला गया है। कहाँ? बेख्तियार मेरे मुँह से निकला। बस एवं रोज़ नाराज़ जाता है, पुप्पो ने हंसकर कहा। असल में आजकल पढ़ता बहुत है, 12वीं के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है ना, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है। कहाँ से बुला लाऊं भाग को? हलीमा ने पूछा।
डेरे पर होगा, जाना कहाँ है? पुप्पो ने कहा तो हलीमा भागती हुई बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद वो इसके साथ आ रहा था। आसमानी रंग के कल्फ लगे कॉटन के सूट में इसका दराज मगर दुबला सरापा नुमाया था। इसके घुंघराले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। गंदमी रंगत वाले चेहरे पर गुस्से की सुर्खियां नुमाया थीं। मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगीं कि वो तो मेरे तस्वर से भी बढ़कर सोना था, या फिर मुझे लगा था। तू मिला नहीं सोनी से, पुप्पो ने कहा। फिर मुझसे बोली, ये है जहांगीर, एको एक है ना, इसलिए तड़ियाँ देता है। मैं सर झुकाकर सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। कैसी है तू? निहायत उखड़ लहजा था। ठीक हूँ, अब ये यहीं रहेगी, हलीमा ने इसे बताया, मगर वो इत्मीनान से खरबूजा खाने में मसरूफ़ था। मैं इसे चोर नज़रों से देखी गई और दिल में वो उतरता चला गया। दूसरे रोज़ सुबह गांव की औरतें मुझसे मेरी माँ की ताज़ियत के लिए आ मौजूद हुईं। आखिर मेरी माँ इसी गांव में पली बड़ी थी। हर कोई अपनी यादों की पिटारी में से कोई ना कोई वाक़या निकाले बैठी थी। मोची की बीवी बमाएँ अपनी बेटी हमीदा के साथ आई थी। दत्तो कुमार की बीवी के साथ इसकी बेटी शादा भी थी और यूं मेरी शादा और हमीदा से दोस्ती हो गई। तुम आया करो, मैंने इनसे कहा। ज़रूर आएंगे जी, हमीदा बोली। हाँ, आ जाया करो दोपहर वेले, सोनी का दिल भी लग जाएगा। पुप्पो ने भी इनसे कहा तो मेरा दिल चाहा कहूँ। मेरा दिल तो तुम्हारे बेटे के साथ लग गया है पुप्पो, अब किसी की ज़रूरत नहीं। यूँ आप ही मुस्कुराहट मेरे लबों की मेहमान बनी हुई थी। मैंने महसूस किया कि जहांगीर मुझे देखता है तो इसके माथे पर बल पड़ जाते हैं, जबकि मेरे तो 400 फूल खिल उठते। वो डेरे पर बैठकर पढ़ता था। हाँ, इसका अलग कमरा था। मैंने भी मामा जी से डेरे पर जाने की इजाज़त ली थी कि वहाँ आम और अमरूद के दरख्त थे। इन दिनों आड़ू का मौसम था और आमों पर बोर लग रहा था। आड़ू कच्चे थे और मैं वही कच्चे खट्टे तोड़कर खाती। जहांगीर खिड़की से देखता तो गुस्से से कहता, घर दफ़ा हो जाओ, शर्म नहीं आती? नौकर वगैरह फिरते हैं यहाँ। वो बज़ाहिर तो हलीमा से कहता, वही मेरे साथ आती थी, मगर मुझे पता था इसकी मुखातिब मैं हूँ, वो मुझे बराह रास्त मुखातिब ना करता। फिर मामा से ज़िद करके मैंने झूला डलवाया। यूँ घर में रौनक हो गई थी। बड़ी दोपहर में झूला झूलने का अपना ही मज़ा है। मुझे जहांगीर को छेड़ने में मज़ा आता था। इसकी हर बात को मैं उलट कर देती और वो तिलमिला जाता था। मामा जी और पुप्पो मुझे बहुत चाहते और मेरी तरफ दारी करते थे। इन्होंने अपनी औलाद को भी पसे पूछ डाल दिया था। यूँ ही पूरे 6 माह गुजर गए थे। जहांगीर के इम्तहान हो रहे थे और वो मुल्तान गया हुआ था। मैं हर नमाज के बाद इसकी कामयाबी की दुआ करती थी और उस रोज़ वो बात हो गई जिसका मुझे कभी ख्याल भी ना आ सकता था। मैंने तो सिर्फ इससे हीर वारिस शाह की एक कत्ते की तशरीह पूछी थी और वो बुरी तरह धाड़ा था, मुझे तुमसे नफ़रत है। आई हेट यू, आई हेट यू। मुझे लगा था ज़मीन और आसमान घूम रहे हों। एक बार पहले जब अम्मा अब्बा के जनाजे उठे थे तो लगा था छत उड़ गई हो, ज़मीन कदमों तले सिरक गई हो। और उस रोज़ भी महसूस हुआ था जैसे मैं किसी दलदल में उतरती जा रही हूँ। वो पूरी रात मैंने जाकर गुजारी थी। इसके नफ़रत के बरमला इजहार पर भी मेरा दिल इससे दूर होने को ना चाह रहा था, मगर दिमाग कहता कब तक बेइज्जत होगी, अब यहाँ रहना सिवाय ज़िल्लत के कुछ भी नहीं। और फिर फैसला हो गया, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। दूसरे रोज़ जहांगीर चला गया। वो पुप्पो से कह रहा था, अब 4 पर्चे बाकी हैं और मैं 10 रोज़ बाद आऊँगा। जा पुत्र फी अमान अल्लाह। पुप्पो ने इसे ढेरों दुआएं दी थी और मैं भी खिड़की में खड़ी इसे देखते हुए इसके एक एक उठते कदम पर इसे दुआ दे रही थी। शाला तुझे गर्म हवा भी ना लगे। आखिर वो मेरे दिल की सल्तनत का बेताज बादशाह था, ऐसी सल्तनत जिसे इसने बिना किसी जंग के जीता था और मैं जो इसके साथ के ख्वाब देखती थी, अब मैंने इन ख्वाबों को आंखों से नोच फेंका था और मुझे ये भी यकीन था कि वो मुझे बुला नहीं पाएगा। इत्तेफाक है कि 3 रोज़ बाद चाचा करमदाद आ गए। ईद आने वाली थी और वो पुप्पो की ईदी लाए थे। मैंने सोचा मेरी बहन ये ना कहे अम्मा नहीं तो भाई भूल गया। चाचा करमदाद ने पुप्पो से कहा और वो बल बल रोने लगी। हमेशा दादी बेटियों के लिए ईदी भिजवाती थी। कभी अबू यहाँ आते तो कभी चाचा करमदाद बड़ी पुप्पो ताज बीबी के यहाँ जाते। लगता था चाचा की फैक्ट्री अच्छी चल रही थी कि बहुत कुछ लाए थे। सबके सूट थे और ताबा जो इनके बेटे दिलावर की मंगेतर थी। इसके लिए सोने के झुमके और 3 सूट थे। मेरे लिए भी ईद के 2 सूट थे। चाचा मैं आपके साथ चलूँगी, मैंने सूट लेते हुए कहा। सत्य खैरा भाई, तेरी चाची भी उदास है तेरे लिए और नसीम शमीम तो बहुत याद करती है। कुड़ियाँ तो कह रही थी सोनी को लेते आना। चाचा ने खुश होकर कहा, तू क्यों जाती है? पुप्पो ने आंसू पोंछकर मुझे देखा। पुप्पो मुझे जाना है, मेरा इरादा है आगे बढ़ूं। मैंने कहा, तो यहाँ पढ़ ले। वो बोली, यहाँ कॉलेज नहीं है, प्लीज़ पुप्पो मुझे ना रोकें। मैंने इनका हाथ थामकर मुल्तजी लहजे में कहा, तो पता नहीं मेरे लहजे में कुछ था या आंखों में टूटे सपनों की किरचियाँ थी जो पुप्पो ने कुछ ना कहा और मुझे सीने से लगाकर भाई और बावज को याद करके रोई। मुझे घर के हर फर्द ने रोका था, हत्ता कि मेरी सहेलियों ने भी लाहौर जाने से मना किया था, मगर मैंने फ़ैसला किया था। वो रुकने के लिए तो ना था और फ़ैसला मैं बदल ना सकती थी। यूँ मैं अगले दिन चाचा करमदाद के साथ आ गई, पुप्पो से वादा करके मैं आती रहूँगी छुट्टियों में। मगर किसने आना था और क्यों? चाची भी बहुत खुश हुई मेरे आने से और नसीम शमीम को देखकर तो मैं हैरान रह गई। लाहौर में ऐसी क्या चीज़ है जो तुम इतनी प्यारी हो गई हो? ब्यूटी पार्लर, नसीम ने तर से कहा। वो फिर हंसने लगी। चाचा करमदाद का ये एक कनाल का घर बहुत खूबसूरत था। नीचे 4 बेड, लाउंज, ड्राइंग रूम
और ऊपर भी 3 बेडरूम थे, बम्बई अटैच बाथ के। छोटा सा लॉन था जिसमें गुलाब और मौसमी फूल महक रहे थे। गैराज में 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी। चाची भी बदली हुई थी। कहाँ हरदम सर ढके रहने वाली चाची ज़ैनब अब गले में दुपट्टा डालती, अलबत्ता सीने पर फैला ज़रूर लेती थी। नसीम और शमीम कॉलेज में पढ़ रही थी, शाम को अकेडमी जाती थी और मैं भी इनके साथ अकेडमी जाने लगी ताकि अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव कर सकूं। वो सुबह कॉलेज चली जाती और मैं दिन चढ़े तक सोई रहती। सोती क्या थी, इस बेदर्द को भूलने की कोशिश करती और मुझे वो भी याद आता था। इसका सरापा मैं भूल ही ना पा रही थी। बहुत सारे दिन गुजर गए। एक दिन मामा असगर अली आए तो इन्होंने बताया जहांगीर अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वहीं हॉस्टल में रहता था। वो चाहते थे मैं इनके साथ चलूं। मामा जी मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया है, मैंने बताया तो इन्होंने फिर जोर ना दिया। मैं 3rd ईयर में थी जब ताबा ब्याह कर यहाँ आई थी। दिलावर और ताबा की बड़ी खूबसूरत जोड़ी थी। शादी पर सब ने जाने पर मजबूर किया था मगर मैं ना गई। इत्तेफाक से मुझे इन दिनों फ्लू भी था और ये अच्छा बहाना था। ताबा आ गई थी और आते ही इसने घर का नज़्म नस्क संभाल लिया था। चाची भी इससे खुश थी। मैं कॉलेज से आती तो ताबा किचन में थी, शायद मोबाइल पर बात कर रही थी। मैंने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और चाहा बाहर आकर पी लूँ कि मैनर्स के खिलाफ था। मैं इसकी बात सुनती। अरे सोनी, जहांगीर से बात, मगर मैं बाहर निकल गई जैसे इसकी बात ही ना सुनी हो। जहांगीर के नाम पर अब भी मेरी हार्ट बीट मिस हो जाती थी। मैं क्या करती, ये दिल इसके खिलाफ होता ही ना था। मैं लाउंज में आ बैठी। ताबा मेरे लिए खाना ले आई। खाना खा लो, भूख तो बहुत लगी है। मैं सीधी होकर बैठ गई। मुझे पता है सुबह भी तूने कुछ नहीं खाया था। सोनी तू खाया कर, वो मोहब्बत से बोली। खाती तो हूँ, रज के खाया कर, पेट पे बांध लूँ। मैं हंस दी। क्या पकाया है? बिरयानी और शामी कबाब। गुड, भाभी हो तो तेरी जैसी। फिर क्या हो? मैंने इसे देखा। हम बहनों को अम्मा ने कहा था सोनी का इस तरह ख्याल रखना जैसे बहनों का रखते हैं। ताबा बोली। तो अम्मा के कहने पर मैंने शामी कबाब तोड़ते हुए कहा, वक्त मत, तू मुझे भी बहुत प्यारी है। वो बोली, हाँ तूने जहांगीर से बात क्यों ना की? क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, पता है जहांगीर को एक लड़की पसंद आ गई है। ताबा ने बताया और मेरे हाथ से निवाला छूट गया। वो क्या कह रही थी मुझे कुछ सुनाई ना दे रहा था। कानों में सीटियाँ बज रही थी जैसे कि आंधियों में तेज़ हवाओं का शोर सीटियों में बदल जाता है। सोनी, ताबा ने मेरा कंधा हिलाया। जी। मैंने आँख को होंठों पीछे दबाया। क्या हुआ? वो हैरान थी। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी। क्या? हाँ, कौन लड़की है? कोई चक्कर है? बहुत अमीर लोग हैं, कह रहा था। पूरे 200 मुरब्बा ज़मीन है इसके बाप की। मुन्नज़ा नाम है लड़की का। वो लोग रिश्ता दे देंगे। मुझे क्या पता, मैंने तिड़क कर जवाब दिया। हमारी तो ख्वाहिश कुछ और थी। खैर अब जहांगीर की मर्जी। ताबा ने आँख भरकर कहा। तभी चाची बम्बई नसीम और शमीम के आ गई। वो लोग आज गर्मियों की शॉपिंग के लिए गई थी, जबकि मैं हमेशा की तरह ना गई कि मुझे बाज़ारों में लोर लोर फिरना अच्छा नहीं लगता था। मुन्नज़ा, ये नाम अंगारे की तरह मेरे दिल पर बार बार पड़ रहा था और मेरा वजूद झुलसा जा रहा था। वो पहले कौन सा मुझे चाहता था जो अब यूं तड़प रहा है। मैंने अपने दिल को डांटा। अगर वो मेरा ना था तो किसी का भी ना होता, मगर ये किस तरह मुमकिन था? आखिर इसने किसी न किसी का तो होना ही था। फिर ताबा ही से मुझे इत्तलात मिलती, जहांगीर ला कर रहा है। अब जहांगीर CSS की तैयारी कर रहा है कि ये मुनज़्ज़र की ख्वाहिश है। ताबा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मामा जी और पुप्पो आए। मैं BA के इम्तिहान से फारिग हुई थी। इन्होंने चाहा मैं इनके साथ चलूँ, मगर मैंने इनकार कर दिया कि इन्हीं दिनों तो मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की थी। चाचा करमदाद की मुखालफत के बावजूद मामा असगर अली ने भी मुझे मना किया था। मैं फारिग बैठकर क्या करूं? अगले माह जनता की शादी है, तेरी भी कर देते हैं। पुप्पो हंसकर बोली, मुझे शादी नहीं करनी। मैंने कहा, वजह? इन्होंने पूछा। बस पुप्पो कह दिया ना, मेरी शादी का कोई नाम ना ले वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं उठकर किचन में आई। यहाँ भी इनकी आवाज़ें आ रही थी। ये कुड़ी को क्या हो गया है? पुप्पो ने हैरत से कहा। पता नहीं। चाची ज़ैनब खुद हैरान थी। कोई साया तो नहीं हो गया? खूबसूरत भी तो बहुत है। कोई आसेब चिमट गया हो? पुप्पो ने फिर राय दी। मुझे किसी और ने क्या चिमटना? मुझे तो जहांगीर नामी आसेब अरसा हुआ चिमटा हुआ है, मैंने खुद से कहा और फिर ऊपर अपने कमरे में चली गई। मेरी जॉब भी जारी थी। पुरकशिश जॉब के साथ साथ मुझे नत नई मॉडल्स को देखने में मज़ा आता। जब शूट के दौरान इन्हें डांट पड़ती और वो कहती, प्लीज़ सर सॉरी, अब नहीं रीटेक होगा, तो मैं हंस देती कि खुद को तोप समझने वाली ये मॉडल्स यहाँ कैसे कैमरामैन के सामने गिड़गिड़ाने लगती थीं। और फिर इन्हीं दिनों में जहांगीर भी ट्रेनिंग के सिलसिले में लाहौर एकेडमी आ गया तो आए रोज़ ही हमारे घर आ जाता। मुझे अजीब सी टेंशन होती कि आखिर वो यहाँ क्यों आता है। मेरा इससे सामना ना होता। मैं घर में भी होती तो इसके सामने ना जाती, मगर जब वो जाने लगता तो खिड़की के पर्दों के पीछे से इसे देखना ना भूलती। पता नहीं क्यों मैं इसे नफरत ना कर पा रही थी। शायद मेरी मोहब्बत की जड़ें बहुत गहरी थी जो दिल की ज़मीन से निकल ही नहीं पा रही थी।
और आज मुझे पता नहीं था कि वो लाउंज में मौजूद है, वरना मैं कभी भी वहाँ ना जाती। यूँ भी मैं कल से अपसेट थी। शूट मैंने करवा लिए थे, मगर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था। अब ये अंग्रेज़ी माहाना के लिए शूट करवाना था। कई फ़ोन इमरान गोरिचा के आ चुके थे। आखिर उठती बनी और मेरा जहांगीर से सामना हो गया। ऐसा मैंने कभी भी ना चाहा था। वो अभी यहीं मौजूद था कि मैं शूट पे चली गई। हालांकि मॉडल बनना मेरा शौक़ ना था। वो तो कल रिजा ना आई तो इमरान गोरिचा ने अखबार के लिए मुझे तैयार कर लिया। सुनो सोनिया, तुम इन मॉडल से ज़्यादा खूबसूरत हो, मुझे पता है, मैंने कहा। फिर आ जाओ मैदान में, वो बोला। सब भाग जाएंगी, मैं हंसी। भाग जाएं, इन थके हुए चेहरों से तो जान छूटे, इमरान ने कहा। और फिर मजाक ही मजाक में शूट हो गया और बहुत अच्छा हुआ। तुम कल शेयर मैगजीन के लिए भी शूट करवाओ, ये लो चेक है। इमरान ने मुझे 1.5 लाख का चेक थमा दिया था और मैंने हंसी मजाक में ये पेशकश कबूल कर ली थी। दरवाज़ा ज़ोर से खुला था और जहांगीर अली लाउंज में दाखिल हुआ। वो सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। सामने ही टीवी चल रहा था। सब घराने के एफसी गए हुए थे। ये क्या बदतमीज़ी है, सोनिया ने इसे घूरा। ये बदतमीज़ी है तो ये क्या है? इसने अखबार मेरे मुंह पर दे मारा। ओह, वो मुस्कुराई। आज ही तो अखबार के संडे मैगजीन में इसकी नाजो अदा वाली तस्वीरें छपी थी। चाचा रहीमदाद ने कुछ ना कहा था। दिलावर और सिकंदर भी इसकी तस्वीरें देखकर खुश हुए थे। नए नए मॉडर्न हुए थे, सब खुश थे, तो जहांगीर क्यों तड़पा? ये तो तस्वीरें हैं, क्या पसंद नहीं आई? सोनी ने मुस्कुराकर इसे देखा। चाय का कप मेज़ पर रख दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई अखबार में तस्वीरें छपाते? वो बोला। रोज़ सैकड़ों लोगों की तस्वीरें छपती हैं, इनसे पूछो इन्हें शर्म आती है? इसने कहा। सोनी, तुमने ये राह क्यों अपनाई? क्यों? वो सोनी को बाजुओं से थाम कर बोला। दिल चाहा मेरा, आखिर अच्छे घरानों की लड़कियाँ। सोनिया ने कहना चाहा। तुम बहुत अच्छे घराने की हो, आई समझ। वो 2 नंबर लोग हैं जो अच्छे घराने के बने फिरते हैं। इनकी रूट्स बुनियादें नहीं हैं। जो लड़कियां अच्छे घराने की मॉडल्स बनती हैं, इनकी माएँ अच्छे घरानों की नहीं होती। सोनी, तुम्हारी तो माँ भी अच्छी थी बहुत, और तुम्हारा बाप भी ख़ानदानी था। बेशक बहुत अमीर नहीं थे हम, फिर तुमने ये सब क्यों किया? जहांगीर पूछ रहा था और सोनी के पास इसके सवाल का कोई जवाब न था। इसकी आंखें डुबडुबाने लगीं। सोनी, अब तुम बहुत दूर नहीं गई, लौट आओ। वो इसके पास ही बैठ गया। किसके लिए? आहिस्ता से बोली। मेरे लिए। मगर तुम तो मुझसे नफरत करते हो। सोनी ने इसकी आंखों में देखा। बट यू लव मी। जहांगीर ने मुस्कुराकर इसे देखा। जी नहीं, इसने लब कुचले। झूठ नहीं चलेगा, वो हंसा। वो पुरानी बात है, इसने नज़रें चुराई। इतनी भी पुरानी नहीं, मुझे तो लगता है जैसे कल की बात हो, जहांगीर ने कहा। मगर मोहब्बत और नफरत साथ कैसे रह सकते हैं? इसने पूछा। मोहब्बत दिल में रहेगी और नफरत दिमाग में, और तुम दोनों जगह होगी। फ़ायदा ही फ़ायदा है ना? जी नहीं, मैं इसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बोलो बोलो, वो हंसा। मुनज़्ज़ा को कहाँ रखोगे? अरे, ये रिपोर्ट भी तुम तक आ गई? वो मसनूई हैरत से बोला। जी जनाब। इसने सोनी का हाथ थाम लिया। मुनज़्ज़ा कहीं भी नहीं है, ना दिल में ना दिमाग में। मैं बस माजी के चंद दिनों में साथ रही है और फिर माजी बुलाने के लिए ही तो होता है। और अब पता चला कि तुम मेरी खैर खबर रखती हो। जहांगीर के लहजे में वरफ्तगी थी। अपनी चीज़ें कहीं भी हों, इनकी खबरगिरी करना ही पड़ती है। इसने नहायत सच्चाई से इतराफ़ किया। तो अब अपनी चीज़ को अपने पास और संभाल कर रखो, वो बोला। मजबूत रस्सा बनवाना पड़ेगा, सोनी ने हंसकर कहा। शायद। जहांगीर ने सर हिलाया। वो पिंग वाला रस्सा मामा जी से ले लूँ ताकि तुम तोड़ा ना सको? सोनी ने हंसकर कहा। तो वो भी हंस दिया और सोनी ने इसके कंधे से सर टिका दिया और सोचने लगी। सबसे पहले तो अंग्रेज़ी मैगज़ीन वालों का चेक वापस करूंगी और इन्हें मना कर दूंगी फ़ोटो ना छापें। फिर नौकरी से रिज़ाइन करूंगी और फिर मामा जी पुप्पो जी का इंतज़ार करूं कि कब वो मुझे लेने आते हैं। क्या सोच रही हो? जहांगीर ने इसे सोचों से निकाला। सोच रही हूँ तुम्हारा साथ कैसा होगा, वो होले से बोली। बहुत अच्छा इंशाल्लाह। जहांगीर ने इसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया और वो न जाने क्यों एकदम रो दी। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।